अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास A2 लेवल है। A2 लेवल की काउंटिंग रेशोज़ हैं। A2 लेवल की रेशोज़ जो हैं वो मैं स्टार्ट ही कहाँ से कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट रेशोज़ से जी। इन्वेस्टमेंट रेशोज़ या फिर आप इनको स्टॉक एक्सचेंज रेशोज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी सादा सी है यार, मेरे ख्याल से तो इससे इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है, मुफ्त के नंबर हैं। ठीक है जी। और स्टॉक एक्सचेंज रेशोज़, सबसे पहले तो यार स्टॉक एक्सचेंज में जाने से पहले अपना माइंडसेट अच्छा करते हैं। माइंडसेट क्या है जी? देखो यार, दो इन्वेस्टर्स हैं, दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है जी। एक इन्वेस्टर वो है जिसको रेवेन्यू रिटर्न्स चाहिए जी, रेवेन्यू रिटर्न्स चाहिए। ये बंदा हमेशा जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट करता है, ये हमेशा डिविडेंड्स को देखता है। ठीक है जी। इसको जो है वो किचन इनकम चाहिए, किचन इनकम। ये वो माइंडसेट है जो घर बना के घर को किराए पे देता है कि यार हर महीने का रेंट आएगा, बच्चों की स्कूल की फीस चली जाएगी। ये वो वाला माइंडसेट है। रेवेन्यू रिटर्न्स चल रही हैं, ये छोटी बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं वाली नहीं होती, बिजनेस पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये छोटी बिल्ली डर के मतलब रिस्क फ्री चलना चाहते हैं। ठीक है। एक दूसरा माइंडसेट है, वो माइंडसेट है कैपिटल ग्रोथ वाला, कैपिटल ग्रोथ वाला माइंडसेट। ये माइंडसेट जो है ना वो रिस्क लेता है जी। इनको भी रिटर्न्स चाहिए, लेकिन इनकी असल अप्रोच क्या होती है कि ये एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीदें 6 रुपए का, जो शेयर जो है 8 रुपए का हो जाए। डिविडेंड से इनको सरोकार नहीं है। ये चाहते हैं एक ऐसी कंपनी जैसी पैकेजेस मॉल, ये पैकेजेस जैसी कंपनी ढूंढते हैं। एक ऐसी कंपनी जो नए नए प्रोजेक्ट्स लगाए, पैकेजेस मॉल बनाए। एक ऐसी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जो है वो ऑटोमोबाइल्स में आ जाए, इलेक्ट्रिक कार्स बनाए। सो ये वो माइंडसेट है। ये रिस्क लेता है जी, ये रिस्क लेता है, और इसको रिटर्न भी ज़रा थोड़ा सा बल्कि चाहिए जी। ये छोटी बिल्लियाँ नहीं हैं, ये जो है ना यूनिकॉर्न्स हैं। ये रिस्क लेते हैं जी, रिस्क लेते हैं, और इनको कैपिटल ग्रोथ चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी का शेयर बाय करें जो कि $4 का शेयर $6 का हो जाए। ठीक है जी। तो इनको इन्वेस्टमेंट, इनको एसेट बिल्डअप, ये एसेट बिल्डिंग करते हैं जी। ऑपोजिट टू किचन इनकम इज एसेट बिल्डिंग। एसेट बिल्डिंग और होती है, किचन बिल्डिंग और होती है। किचन रन होता है जी। तो हमारे कोर्स में जो इन्वेस्टमेंट रेशोज में 5 रेशोज हैं, उनमें से पांचों रेशोज में जब तक आपको इंटेंशंस ऑफ इन्वेस्टर नहीं पता होगी, मुझे लगता है आप बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। हमने इन दोनों माइंडसेट्स में से किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहना। ये दोनों माइंडसेट हर वक्त हर इंसान के पास चल रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, ये दोनों माइंडसेट जो है हर इंसान किसी एक बिजनेस में किसी एक माइंडसेट के साथ काम कर रहा होता है। डन जी। हम अपनी रेशोज की तरफ मूव करते हैं। माइंडसेट मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट रेशो इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, यार इस रेशो का फार्मूला याद नहीं करना, सोचो जरा। अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट चीज जो मेरे जहन में आ रही है दैट इज अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैं सोच रहा हूं यार शेयर्स कौन से लेने हैं, क्या शेयर्स ऑर्डिनरी लेने हैं या प्रेफरेंस लेने हैं? तो याद रहे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने हैं जी, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग्स किसको बोलते हैं जी? प्रॉफिट्स को। तो आप जरा देखें, अब थोड़ा सा मेरे पास जो मेरा रेशो है वो कहाँ चला गया है। मैं अर्निंग को प्रॉफिट कह चुका हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स में मैं समझ चुका हूँ। शेयर्स जो हैं वो मेरे कौन से शेयर्स हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। मैं इसको और बेहतर करने लगा हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स तो आएंगे डिनोमिनेटर में। ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी
नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स तो आएंगे। अब मैं प्रॉफिट्स देखने लगूँ कि मैंने प्रॉफिट्स कौन से वाले लेने हैं, तो याद रहे ये वो प्रॉफिट्स हैं जिनको मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब कौन सा प्रॉफिट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है, उसको और आगे चले जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी नेट प्रॉफिट। मैं जब बेटे नेट प्रॉफिट कहता हूँ तो इसका मतलब है आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बेटे नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा तो फिर वो प्रॉफिट आएगा जो अवेलेबल है ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो यार मैंने ये रेशो आज तक याद नहीं की। मैं अर्निंग पर शेयर सोचता हूँ, अर्निंग्स ओवर शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अर्निंग शुड बी अर्निंग्स फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अर्निंग्स फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स इज प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। लेट्स सपोज वी हैव अर्निंग पर शेयर रेशो में वी हैव लेट्स सपोज अर्निंग्स आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 और वी हैव नंबर ऑफ शेयर्स 1000। हमारे पास आंसर आ जाएगा $10 पर शेयर। तो यार ये है जी ईपीएस का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो डॉलर समथिंग पर शेयर आएगा। अर्निंग पर शेयर इज प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जी नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आप कैलकुलेट कर लेंगे। यार ये जो अर्निंग पर शेयर होती है ना, ये किसी भी कंपनी के लिए ब्लड लाइन होती है जी। ब्लड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रेशो। यार जितनी किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी उतना वो कंपनी क्या कर सकती है, ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। और यार ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा तुम डिविडेंड दोगे, या फिर अगर आप डिविडेंड ज्यादा नहीं दे रहे तो आप ज्यादा री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यार ये ईपीएस तो दोनों तरफ चल रही है। ईपीएस तो इन्वेस्टर के लिए सबसे जबरदस्त रेशो है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखनी है। अगर किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे कर सकती है, और अगर वो ज्यादा डिविडेंड नहीं करती तो वो ज्यादा री इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और इन दोनों सूरतों में क्या होगा, अर्निंग पर शेयर के ज्यादा होने से इस कंपनी का क्या होगा, अगर ये डिविडेंड ज्यादा देगी तो भी लोग इस कंपनी का शेयर खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। री इन्वेस्टमेंट करेगी, पैकेजेस मॉल जैसे प्रोजेक्ट्स लगाएगी तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। और आपको पता है डिमांड बढ़ जाए तो फिर मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाती है। मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ जाती है जी, क्योंकि कंपनी के हाथ में अर्निंग पर शेयर है। कंपनी क्या कर सकती है, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा बिजनेस, अच्छा कॉस्ट कंट्रोल करके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है, ज्यादा ईपीएस शो कर सकती है। मार्केट प्राइस डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं है। मार्केट प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के साथ चलती है। डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा है और आप डिविडेंड ज्यादा देते हो तो कुछ लोग जिनका माइंडसेट मैंने पहले ही आपको बताया कौन सा है, डिविडेंड्स वाला, वो लोग आपकी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, डिमांड बढ़ती है, मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। आपकी ईपीएस ज्यादा है लेकिन आप ज्यादा री इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे तो क्या होगा, आपकी ईपीएस ज्यादा, आप अगर ज्यादा डिविडेंड नहीं दे रहे तो आप क्या करोगे, ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैपिटल ग्रोथ वाले आ जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा यार नया बिजनेस है, रिस्क लेंगे तो रिटर्न ज्यादा है, तो दोबारा डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे पैकेजेस मॉल जब बन रहा था तो उस वक्त पैकेजेस के शेयर की प्राइस मार्केट में बहुत ऊपर गई थी ना जी। तो ईपीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। ये हर तरह से इन्वेस्टर को बताती है, जिस मर्जी माइंडसेट वाला इन्वेस्टर हो, कि उसने आगे क्या मूव करना। और ईपीएस का ही एंड रिजल्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो ऊपर चले जाती है। लेकिन याद रहे हम प्रोफेशनली ईपीएस को
थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं हम, ईपीएस की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं हम, देखते हैं यार 2 3 4 सालों में ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट आया ना जी। ईपीएस से आगे चले जाते हैं तो हमारे पास एक सेकंड रेशो है, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो। मैंने ईपीएस छोड़ी नहीं है, मैं दोबारा इस पे बात करता रहूंगा, लेकिन आगे कुछ और रेशोज भी शामिल कर लें। प्राइस अर्निंग रेशोज। यार ये तो मैंने बिल्कुल भी याद नहीं की हुई, मैं प्राइस ओवर अर्निंग रेशो लिखता हूँ इसको, बचपन से मैं भी इस तरह लिख रहा हूँ, लोग भी इसी तरह लिख रहे हैं। प्राइस ओवर अर्निंग रेशो, प्राइस इज मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग इज ऊपर वाली रेशो अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सपोज कर लेते हैं कि ये जो अर्निंग 10 आई है ये अर्निंग पर शेयर है, और इस कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है 50। आंसर क्या आ जाएगा 5, मैं इसको लिखता हूँ 5 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इन ऑर्डर टू अर्न $1 investor will pay $5 at stock exchange। सोचो ना यार कि मैं 10 रुपये कमाने के लिए, अर्न करने के लिए 50 रुपये का शेयर खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं 1 रुपया कमाने के लिए $5 का शेयर खरीद रहा हूं। यही इस रेशो का मतलब है कि यार प्राइस अर्निंग क्या है, क्या प्राइस पे करनी पड़ती है टू अर्न $1। मुझे इस कंपनी में, ये जो मैंने अभी सिचुएशन खोली हुई है, मुझे $1 अर्न करने के लिए $5 स्पेंड करना पड़ता है। याद रहे, अगर किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर भी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा और मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा ना हो। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है, सेम इंडस्ट्री है, दोनों सेम इंडस्ट्री कर लेते हैं, दोनों हम कर लेते हैं जी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की हम 2 ऑर्गेनाइजेशंस को पिक कर लेते हैं। ठीक है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग है $30 और उस 30 को अर्न करने के लिए हमें क्या मार्केट में पे करना पड़ता है 90। मैं प्राइस ओवर अर्निंग की बात कर रहा हूँ, प्राइस ओवर अर्निंग, मार्केट प्राइस इज 90 एंड टू अर्न वी नीड टू स्पेंड, मार्केट प्राइस इज 90 एंड दैट one share with the price of 90 is returning us earnings of $30 on the same side। on the other side एक दूसरी कंपनी की जो है वो अर्निंग कितनी है 100, अर्निंग है 50 और मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस इज 100, अर्निंग क्या है 50। यहाँ पे मल्टीपल किसका आ रहा है 3 का, यहाँ पे मल्टीपल किसका आ रहा है 2 का। व्हाट इट मीन्स कि यार अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ईपीएस ज़्यादा होगी तो मार्केट प्राइस भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये दोनों सेम इंडस्ट्रीज़ हैं तो सोचो इस कंपनी की अर्निंग्स जो हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं $1 अर्न कर रहा हूँ विथ $3। मैं स्टॉक एक्सचेंज में $3 का शेयर खरीद रहा हूँ, डेफिनेटली 90 का खरीद रहा हूँ, लेकिन सोचो ना मुझे 90 में 30 मिल रहा है, 90 में 90 का शेयर खरीदता हूँ और 30 अर्न करता हूँ, तो मुझे 3 टाइम्स पे करना पड़ा। और यहाँ पे $1 अर्न करने के लिए मुझे $2 स्पेंड करना पड़ता है। तो एज अ इन्वेस्टर अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो मैं ऐसी कंपनी का शेयर बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि यार इसका शेयर मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैं 50 रुपये कमा रहा हूँ 100 लगा के, यहाँ पे मैं 30 रुपये कमा रहा हूँ 90 लगा के, इस कंपनी का शेयर अच्छा है। लेकिन सर अभी तो आपने बात की है कि मार्केट प्राइस तो अर्निंग पर शेयर पे डिपेंडेंट होती है। मैंने फिर बता दूं, जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होएगा उतना ज़्यादा मार्केट प्राइस पर शेयर होएगा, जितना ज़्यादा मार्केट प्राइस पर शेयर होएगा उतनी प्राइस अर्निंग ज़्यादा होएगी, क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर
जो है ना न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा। अब मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। अब सोचो कि अगर एक कंपनी की ईपीएस अच्छी है लेकिन फिर भी उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर कम है, तो ये पॉसिबल है? मतलब अगर एक कंपनी अच्छा अर्न कर रही है तो क्या फिर भी चांस है कि उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर कम हो? यस, क्योंकि बेटे मार्केट प्राइस तो टू फोर्सेस का एक जो है वो कंपटीशन है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। आपकी मार्केट प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। तो बेटे अब असल मसला ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अप्रोप्रिएट है ये एग्जांपल देना कि नहीं। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी मरी ब्यूरी, ठीक है, अभी भी है। उनका शेयर आज से कुछ टाइम पहले उनके शेयर प्राइस जो है, मैं सपोज करने लगा हूँ, शेयर प्राइस जो है वो 100 थी, जबकि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा थी और मार्केट पोटेंशियल उसका होना चाहिए था 150। तो क्या हुआ ये कि अच्छी अर्निंग पर शेयर के साथ भी उन लोग उनका शेयर बाय नहीं कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है मरी ब्यूरी के पास लाइसेंस है अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने का भी, तो पाकिस्तानी लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इवेंचुअली लोगों ने उसको में इन्वेस्ट कर दिया। तो याद रहे, ज़रूरी नहीं कि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तो डिमांड एंड सप्लाई है। अदर फैक्टर्स देखने पड़ सकते हैं, अनसर्टेनिटी, जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से मार्केट प्राइस पर शेयर कम है जी। अर्निंग पर शेयर तो नेस्ले की पिछले सारे सालों से ज़्यादा, लेकिन इस वक्त मार्केट आपकी क्रैश कर गई है। तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है डिमांड सप्लाई की वजह से। लोग पैसे निकालना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, प्रेशर सिचुएशन में। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है और स्टिल मार्केट प्राइस पर शेयर अच्छा नहीं है, तो ये लोग आ जाते हैं, ये लोग रिस्क लेते हैं, ये कहते हैं यस यार हम रिस्क लेंगे, आज रिस्क लेंगे तो कल रिटर्न मिलेगा। देखो फिर मैं बता दूं, अगर प्राइस अर्निंग रेशो ज़्यादा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस अर्निंग रेशो ज़्यादा है, मैं उसको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये स्टेबल हैं, ठीक है जी। और ये स्टेबल इस वजह से हैं कि लोग जो है इस कंपनी में $1 कमाने के लिए $3 लगा रहे हैं। इनको मैं देख रहा हूँ अदर फैक्टर्स, देखो यार अदर फैक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेक्टर है। तो यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ का $1 लगाने के लिए $2 कमाऊँ, यहाँ का $1 कमाने के लिए $3 लगाऊँ, यहाँ मैं $1 कमाने के लिए $3 का शेयर खरीदूँ, यहाँ पे मैं $1 कमाने के लिए $2 का शेयर खरीदूँ, तो कुछ तो हो रहा है। तो क्या है जी, अनस्टेबल है, यहाँ पे कोई रिस्क है, इनके ऑपरेशंस में कोई मसला है, कुछ ऐसा फैक्टर है, लोग डिमांड सप्लाई की वजह से इनकी प्राइस कम है। सो इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं शेयर सस्ते में ज़रूर खरीद सकता हूँ कि मैं ₹50 कमाऊँगा, ₹50 कमाऊँगा 100 लगा के। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अब अभी रिस्क है जिसमें, और अब इन्वेस्टर का माइंडसेट देखना पड़ेगा। मेरा माइंडसेट तो ये है जी, मैं तो रिस्क लेके खेलूंगा, मैं तो देखूंगा क्यों डिमांड सप्लाई का क्या मसला है, क्या डिमांड है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनर्स और डायरेक्टर्स के हाथ में तो अर्निंग पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर तो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के साथ चलती है। सो अभी तक मैंने क्या सीखा जी, आपको क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले तो आपको बताया जी अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जितनी अर्निंग ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा जो है वो कंपनी स्टेबल है, उतना ज़्यादा जो है वो कंपनी डिविडेंड देगी या उतनी ज़्यादा रीइन्वेस्टमेंट करेगी। दोनों सूरतों में मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी। और प्राइस पे करनी पड़ती है टू अर्न $1। प्राइस अर्निंग रेशो में टाइम्स में आंसर कर रहा हूँ, मार्किंग स्कीम में अल्लाह उसको हिदायत दे, ठीक है। सॉरी, जो आपके कैम्ब्रिज का जो ऑफिशियली रेशोज हैं उसमें वो टाइम्स नहीं लिखता, मैं टाइम्स लिख रहा हूँ जी। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास रेशो है दैट इज़ डिविडेंड पर शेयर कर लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर बड़ी आसान रेशो है जी। डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलता है जी? आप में से कोई मुझे बता सकता हो? ऑर्डिनरी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। लेट्स सपोज आपने डिविडेंड पे किया 15,000 का और आपके पास शेयर्स कितने थे? 1000।
आंसर आ गया $15 पर शेयर। कमाल कर गए जी आप तो, आपने तो दिल जीत लिए हैं जी इन्वेस्टर्स के। ठीक है ना जी, जितना ज़्यादा आप डिविडेंड देंगे उतना ज़्यादा जो है वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और दोबारा से आपके शेयर्स खरीदेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी और आपकी मार्केट प्राइस शूट कर जाएगी, और मार्केट प्राइस के बढ़ने से आपकी वेल्थ जो है वो डबल हो जाएगी ऑनर्स की, शेयर होल्डर्स की। सो डिविडेंड पर शेयर इस कि हम पर शेयर क्या डिविडेंड दे रहे हैं, और हम दो कंपनीज को इस पे कंपेयर कर सकते हैं कि मैं किस कंपनी का शेयर खरीदूं। डेफिनेटली अगर मेरी रेवेन्यू माइंडसेट वाली अप्रोच है तो वो कंपनी जो मुझे ज़्यादा डिविडेंड देगी। उसके बाद जी डिविडेंड कवर है जी, डिविडेंड कवर रेशो मुझे बताती है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स में से कितनी दफ़ा इतना डिविडेंड दे सकता था। प्रॉफिट्स कौन से वाले प्रॉफिट्स? डेफिनेटली यार ऑर्डिनरी डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिर प्रॉफिट्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। लेट्स सपोज जी मेरा प्रॉफिट है आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड 1,50,000 और मैंने डिविडेंड दे दिया है 15,000, तो इसका मतलब क्या है 10 टाइम्स के भाई कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया है कि वो 10 दफ़ा इतना डिविडेंड दे सकते थे। मतलब हमने अपने प्रॉफिट का 10 टाइम्स जो है वो डिविडेंड दे दिया जी। 10 टाइम ऑफ प्रॉफिट इज गिवन एज डिविडेंड। अच्छा यार, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है, देखो अर्निंग पर शेयर कुछ और है, ये है हमने क्या अर्न किया है, और हमने डिविडेंड क्या दिया है वो और है। डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड और शेयर होल्डर्स एजीएम पे उसको अप्रूव करते हैं। डिविडेंड्स की डॉलर वैल्यू मुख्तलिफ है, अर्निंग पर शेयर मुख्तलिफ है। अब ज़रा दो ऑर्गेनाइजेशंस को देखो यार, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आता है 1000 और वो उसमें से कितना डिविडेंड दे देते हैं 500, तो मतलब क्या है कि यार दे वो 2 दफ़ा इतना डिविडेंड दे सकते थे, 2 टाइम्स। क्या जी, दिस कंपनी कैन गिव 2 टाइम्स द डिविडेंड दे पेड, दे अर्नड अ प्रॉफिट एंड दे कैन पे द सेम डिविडेंड दे एक्चुअली पेड 2 टाइम्स। और एक दूसरी कंपनी, उसने क्या अर्न किया, उसने लेट्स सपोज अर्न किया 750, मतलब उसने अर्न थोड़ा किया लेकिन उसने कितना डिविडेंड दे दिया, उसने भी डिविडेंड कितना दे दिया 500। तो आप देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू तो दोनों कंपनी सेम डिविडेंड दे रही हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू तो बोथ आर गिवन 500 का डिविडेंड। अर्निंग्स भी दोनों की आपके सामने, मैं कह रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस भी दोनों की सेम है, लेकिन ये डायरेक्टर ज़्यादा अच्छे हैं डिविडेंड देने के लिए। इन डायरेक्टर्स की इंटेंशंस टूवर्ड्स डिविडेंड ज़्यादा बेहतर है। द रीज़न दे गिव द 66% of their profit as dividend, they give the 50%. The dollar value of dividend is not important. The intentions of directors behind dividend is important. तो अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड पर शेयर नहीं देखना, डिविडेंड पर शेयर भी दोनों कंपनीज का सेम हो सकता है। आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि भाई कौन सी कंपनी जो है उसके डायरेक्टर्स की अप्रोच टुवर्ड्स डिविडेंड क्या है, तो ये अप्रोच टुवर्ड्स डिविडेंड इज बेटर। उसके बाद जी हमारे पास एक लास्ट इन्वेस्टमेंट रेशियो है, दैट इज डिविडेंड यील्ड। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे नहीं पता था इतना लंबा हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड असल में हमें बताता है कि भाई हम कितना % रिटर्न हमें मिल रहा है, दैट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। यील्ड या रिटर्न को कहते हैं,
डिविडेंड रिटर्न कितना है जी? डिविडेंड लेट्स सपोज मुझे मिल रहा है जी 1000, बहुत ज़्यादा कर गया हूँ जी। डिविडेंड लेट्स सपोज मुझे मिल रहा है 5, और इस डिविडेंड को कमाने के लिए मुझे इस कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदना पड़ता है 50 का इंटू 100। तो जी आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया जी 10%। तो यार 10% मुझे रिटर्न मिल रहा है जी। मेरी रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट इज़ 10%। मैं एक ऐसी कंपनी का शेयर्स खरीदना पसंद करूंगा जिसकी रिटर्न 15% है एज कम्पेयर टू दिस कंपनी के। दिस कंपनी इज जस्ट रिटर्निंग मी 10% ऑफ वट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज। मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने लगा 50, एंड इन रिटर्न आई विल गेट द $5 फ्रॉम द अर्निंग्स। याद रहे, पूरी अर्निंग्स तो कुछ और वैल्यू है ना जी, पूरी अर्निंग्स तो नहीं है, अर्निंग्स में से कुछ पोर्शन है डिविडेंड। तो माई डिविडेंड इज वट परसेंटेज एज what the company is returning me as a return on my investment is 10%. This is basically dividend yield. अगली वीडियो में मैं A2 की बाकी रेशियोज को जल्दी से वाइंड अप कर दूंगा जी।